जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हमारी जनरल टेस्ट की लास्ट क्लास है, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन लगाने वाले हैं जो कि हमारे क्वेश्चन जीटी के क्वेश्चन पेपर के लेवल को मैच करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, फिर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पीवाईक्यू के साथ। आप लोगों का पीवाईक्यू में सबसे पहले क्वेश्चन है ट्राइंगल वाला। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको लेके लास्ट टाइम ऑलमोस्ट सभी बच्चे कंफ्यूज थे कि इसका आंसर 20 आएगा या 24 आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस पर पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए फिलहाल, क्योंकि मैं इसमें न्यू हूँ। इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बता दूंगी कि कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, आप इस पे देखते रहिएगा। मैं इसको ओवरलैप नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने ओवरलैप किया तो पूरा हौच पौच हो जाएगा, तो आप लोगों को जितना समझ में आ रहा है उतना भी नहीं आएगा। इसके लिए मैं सिर्फ आप लोगों को ट्रायंगल बता दूंगी कि कौन कौन से ट्रायंगल्स बन रहे हैं, उसे आप काउंट कर लीजिएगा और वही उसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे। तो सबसे पहले देखो, ये ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में ना, इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करो। एक होगा ए बी डी और दूसरा होगा बी सी डी। क्योंकि जो ए बी डी होगा वो सेम टू सेम किसका होगा, बी सी डी का होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट। तो हम लोग पहले ए का निकालेंगे कि ए में कितने ट्रायंगल फॉर्म हो रहे। सेम सेम का सेम ही आप लोगों का सी में भी बनने वाला है, उतने ही ट्रायंगल सी में भी फॉर्म करेंगे जितने ए में करेंगे। तो हम लोग ए का निकालते हैं और वैसा का वैसा कॉपी हम लोग सी का कर लेंगे। ठीक है, तो हम ए में कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं वो देखते हैं सबसे पहले। तो ए में सबसे पहले आप लोगों का बनेगा ए बी ई। ठीक है, ये वाला है आप लोगों का। मैं आपको सॉरी पहले लेवलिंग कर देती हूँ। ये आपका है ई। ठीक है, ये ई, ये आपका है एफ और ये आपका है जी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखते रहिएगा। मैं आप लोगों को ट्रायंगल बता रही हूँ कि कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहला हो गया आपका ए बी ई। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका ए ई एफ। ठीक है, फिर हो जाएगा ए एफ जी, फिर हो जाएगा ए डी जी। ठीक, ऐसे ही सेम सीक्वेंस में आपका कौन सा बनेगा, ऐसे ही सेम सीक्वेंस में आपका सी को लेकर बनेगा। सी को लेकर देखो, आपका बनेगा पहले सी बी ई। ठीक, फिर इसके बाद सी ई एफ, फिर सी एफ जी। ठीक, सी डी जी। कुछ नहीं किया है, बस ये ए की जगह पे हम लोगों ने सी को रख दिया है। तो कितने ट्राइंगल्स बन गए टोटल आपके, ये फोर आपके यहाँ पर बन गए 8 ट्राइंगल्स। ठीक, अब आगे देखते हैं कि इसके अलावा और कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि इसके अलावा आप लोगों के कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं। मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है कि भाई ये जो फिगर गिवन है, इससे मैक्स टू मैक्स कितने ट्रायंगल्स हम लोग बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि कौन सा बनने वाला है। फिर इसके बाद वापस से लेबलिंग कर देती हूँ मैं। ये एफ है और ये जी है। ठीक, इसके बाद आप लोगों के बनेंगे ए बी एफ, फिर ए डी एफ, ए ई डी, ए जी बी। ये ए के साथ बने। सेम प्रोसेस आप लोगों की इसकी सी के साथ होगी। कैसे? यहाँ जहां जहां आप लोगों ने ए लिखा है वहां आप लोगों का सी हो जाएगा। ओके, तो ये कितने बन गए, वो 8 और ये 8 कितने हो गए आप लोगों के 16। तो आप लोगों के 16 ट्रायंगल्स कंप्लीट हो गए। आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप देखिए कि जो भी मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, जैसे कि ए बी ई ए डी एफ, ये रिपीट नहीं हो रहा है। जो पहले की जो 8 ट्रायंगल्स हम लोग ऑलरेडी गिन चुके, काउंट कर चुके, वो डिफरेंट थे, और ये जो अब लिख रही हूँ वो डिफरेंट है। आप लोग ये फिगर को देखकर समझिए। मैं सिर्फ आप लोगों को ट्रायंगल्स बता रही हूँ, समझना आपको ये फिगर देख के, बिकॉज मैं ओवरलैप नहीं कर पाऊंगी, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा और जितना समझ में आ रहा है उतना भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो उधर के 8 और इधर के 8, इधर के 8 कैसे हुए, ये ए वाला पोर्शन ले लिया पहले, फिर अब ए की जगह में एफ सी रखेंगे, क्योंकि सी में भी वही चीज रिपीट हो रही है। सेम जैसे कि हमने पिछली मतलब इससे पहले वाले ट्रायंगल्स के लिए बताया था। एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसे। यहाँ पर ए बी एफ है तो ये सी बी एफ हो जाएगा, ए डी एफ है तो सी डी एफ हो जाएगा। ठीक, फिर ए ई डी है तो सी ई डी हो जाएगा, फिर ए जी बी है तो सी जी बी हो जाएगा। ठीक, तो उधर के 8 इधर के 8 कितने हो गए, 16 हो गए। तो टोटल आपके अभी फिलहाल 16 ट्रायंगल्स हो गए हैं। देखते हैं और पॉसिबिलिटी है कि इससे और ट्रायंगल्स बन सकते हैं। ठीक, तो चलो काउंट करते हैं इससे और ट्रायंगल्स बनने की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखो भाई, इसके बाद हम लोग लेंगे ए ई जी और ए ई सी। ये रहा आपका ए, ये रहा आपका ई और ये रहा आपका जी, ये वाला ट्रायंगल। ठीक, और ये ए ई सी वाला कौन सा है आपका, ये वाला है।
ये AEC। ठीक, तो ये दो ट्राइंगल्स आप लोगों के और बन गए हैं। ठीक है, सेम कॉपी आप लोगों का के साथ होगा, सी के साथ होगा तो होगा CEG, AGC। ठीक, ये होगा आप लोगों का, ये रहा आपका A, ये रहा आपका G और ये रहा आपका C, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, तो ये कितने हो गए आपके, ये हो गए आपके अगेन 4, 16 + 4 20, यानी कि आप लोगों के 20 ट्राइंगल्स फॉर्म हो चुके। अब देखते हैं और पॉसिबिलिटी है हमारी कि इस फिगर से और ट्राइंगल्स बन सकते हैं। तो हाँ भाई, है एक पॉसिबिलिटी। कौन सी? एक हमने पूरा ट्राइंगल तो लिया ही नहीं, कौन सा वाला देखो बताती हूँ। ये फिगर बार बार रफ हो रहा है। ठीक, कौन सा वाला? ABC, ये वाला ट्राइंगल हमने अभी तक नहीं काउंट किया है, ना ही हमने ADC काउंट किया है और ना ही हमने ADB और BCD काउंट किया है। तो ये 4 और मिलाए हमने 20 में, तो हमारे हो गए 24 ट्राइंगल्स टोटल। अब भाई इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 ही होगा। ठीक, सो आप लोगों ने देखा कि एक छोटे से फिगर से 24 ट्रायंगल्स निकल गए। तो आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले आपके पेपर में, आप लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई किधर किधर से ट्रायंगल ले। तो कोशिश कीजिएगा आप हर एक, पहले तो क्या करना, डिवाइड कर लेना। तो ए का जो भी पोर्शन, आप ए में से जितने भी ट्रायंगल्स निकालोगे उतने ही सेम कॉपी हो जाएंगे आपके सी में। ठीक है, फिर दोनों को मिलाकर निकालने की कोशिश कीजिएगा कि भाई दोनों को मिलाकर कितने ट्रायंगल्स निकल सकते हैं। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से गिवन है। ठीक है, ये वाला मैंने आप लोगों को करवाया था, आप लोगों को याद हो तो जो जब मैंने इसका थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझाया था तभी मैंने इसी वे का एक क्वेश्चन भी समझाया था। चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसा है। इसमें पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ के विद रिस्पेक्ट ऑफ एम। हम लोगों को के का डायरेक्शन निकाला है एम के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोगों को देखो, मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चन आते तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ। अगर आप डायग्राम बना लेते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। चलो बनाते हैं। एम इज 8 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एस, जो आप लोगों का एस है। एक मिनट, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जो आपका एस है, सपोज ये एस है, इससे 8 किलोमीटर आप लोगों का एम सिचुएटेड है। ठीक, आपको पता है नॉर्थ आगे होता है, साउथ पीछे, ईस्ट राइट में और वेस्ट लेफ्ट में। ठीक है, तो एस के राइट में एम यानी ईस्ट डायरेक्शन में 8 मीटर में सिचुएटेड है। ठीक है, फिर क्या है? क्यू इज द नॉर्थ ऑफ एस, तो क्यू कहाँ है? एस के नॉर्थ में है। फिर P इज 4 मीटर अवे फ्रॉम Q। अब भाई इसने बोला है Q से 4 मीटर अवे आप लोगों का क्या है? P सिचुएटेड है। तो भाई अब वो P इधर भी हो सकता है 4 किलोमीटर, इधर भी, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। आप लोगों को डायरेक्शन तो गिवन है नहीं कि 4 मीटर किस साइड है वो। ठीक, तो हमने अभी फिलहाल के लिए चारों तरफ बना लिया है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कहा है आपको? K इज 2 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ P। अब जो K है वो 2 मीटर अवे है, नॉर्थ, ठीक है ना, नॉर्थ ऑफ पी। तो पी के, तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। वो किधर भी हो सकता है के 2 मीटर पी से। तो ये जो वाला जो डाटा है आप लोगों का, इससे हमें नहीं पता चल रहा है कि जो आपका के है वो एम के रिस्पेक्ट में किधर है। ठीक, तो हम लोग सेकंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं, शायद में भी सेकंड वाले स्टेटमेंट से हम लोगों को पता चल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। के इज 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ जे। आप लोगों का जे है, उधर से 12 किलोमीटर में आप लोगों का के सिचुएटेड है। ठीक, फिर क्या बोला है? क्यू इज 6 मीटर टू द साउथ ऑफ के। जो क्यू है वो 6 मीटर है आपके साउथ में, के साउथ में 6 किलोमीटर में आपका क्यू सिचुएटेड है। फिर क्या गिवन है? फिर गिवन है एम इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ क्यू। जो एम है वो साउथ ईस्ट में सिचुएटेड है, किसके? क्यू के। तो देखो आपको पता है ये तो साउथ डायरेक्शन है, क्योंकि यहीं पर गिवन है कि जो आप लोगों का क्यू है वो के साउथ डायरेक्शन में होगा। तो ये आपका साउथ डायरेक्शन है, ये साउथ है, तो यहाँ से आप लोगों का ईस्ट जाएगा। ठीक, यहाँ ईस्ट गया और आपको क्या कहा गया है कि जो आपका एम है वो साउथ ईस्ट में। तो साउथ ईस्ट किधर होता है? ऑब्वियस सी बात है, साउथ और ईस्ट के बीच में होगा आपका साउथ ईस्ट, तो यहाँ पर होगा। तो ये जो यहाँ पर होगा आपका साउथ ईस्ट, तो यहाँ पर कौन सिचुएटेड है? आप लोगों का एम। तो
तो आपको अब डायरेक्शन बताना है कि जो के है वो एम के रिस्पेक्ट में किधर है। तो ऑब्वियस सी बात है, साउथ ईस्ट में ही है। तो हम लोगों को पता चल गया कि जो के है वो एम के रिस्पेक्ट में कहाँ पर मतलब कहाँ पर खड़ा हुआ है, कहाँ पर है वो, साउथ ईस्ट पोजीशन में है। तो आप लोगों का जो स्टेटमेंट होगा वो कौन सा वाला सही होगा, देखो पढ़ते हैं कि आप लोगों को ऑप्शन क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग टिक लगाएंगे। सबसे पहले आपको गिवन है इफ डाटा इन स्टेटमेंट 1 alone is sufficient to answer the question। जो डाटा गिवन है आपके स्टेटमेंट 1 में, क्या वो सफिशियंट है कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे सके? नहीं भाई, हम लोगों को नहीं पता चल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि जो के की जो डायरेक्शन है वो एम के रिस्पेक्ट में कहाँ है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया वो रॉन्ग हो गया। सेकंड वाला क्या है, इफ डाटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। हाँ भाई, हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 2 से ही पता लगा सकते हैं कि जो के की जो पोजीशन है वो एम के रिस्पेक्ट में कहाँ पर है। ठीक, तो आपका सेकंड वाला सही हो गया। थर्ड और फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। इफ डाटा इन बोथ स्टेटमेंट टुगेदर ना नेसेसरी। भाई दोनों जरूरी है? नहीं भाई, दोनों जरूरी नहीं है। हम सिर्फ सेकंड से ही पता लगा सकते थे क्योंकि फर्स्ट वाला तो भाई सफिशियंट था ही नहीं डाटा। ठीक, इफ डाटा इन बोथ स्टेटमेंट टुगेदर अब ये बोल रहा है कि दोनों ही के सफिशियंट नहीं है। नहीं भाई, सेकंड वाला सफिशियंट है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या गिवन है। द साइंस ऑफ अर्थक्वेक इज नॉन एज सिस्मोलॉजी बोलते हैं या फिर इसे कुछ और बोलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, शायद आप लोग मुझसे बेटर होंगे प्रोनाउंसिएशन में। सो ये आप लोगों का कहाँ से आया था, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, वहां से ये चीज ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को कुछ ऑप्शंस दिए, उसमें से आप लोगों को राइट वाला चूज करना है। तो ये वाला जो है ये आप लोगों को काई से बनेगा, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को जनरल नॉलेज के, अगर आप जनरल नॉलेज का नॉलेज लेते हो तो उससे ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों का बन जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आप लोगों का फोर्थ वाला, बी एंड डी। ठीक है, ये चीज आप लोग कहाँ से आंसर कर पाओगे, तब आपको इस चीज की नॉलेज होगी। और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के शायद तक जनरल नॉलेज वाले पोर्शन से लिया गया है। सो आप लोग उसकी अगर थोड़ी सी नॉलेज रखते हो तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन का है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलेंडर का। ठीक है, तो कैलेंडर हम लोगों ने, कैलेंडर के क्वेश्चंस हम लोगों ने हमारे जब हमने थ्योरी पढ़ी थी कैलेंडर की, तब हम लोगों ने इसी टाइप का एक क्वेश्चन किया था। तो ये भी उसी वेव का क्वेश्चन है, पर इसमें से थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी होगी ये क्वेश्चन करने में। चलो फिर भी हम ट्राई करते हैं कि हम अपना बेस्ट दे सके इस क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 17 मई 1777। तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले आप लोगों को ओड डे निकालना पड़ेगा। अगर आप ओड डे निकाल लेते हो तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ओड डे क्या होता है? नंबर ऑफ द डेज डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो वो निकल जाता है आप लोगों का ओड डेज। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपलेस्ट, हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले सिंपलेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1777 ईयर्स दिया है, तो इस ईयर्स को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उसको थोड़ा टुकड़ों में बांट सके ताकि हम लोग हमारे ओड डेज को इजीली काउंट कर सके। सबसे पहले 1700 लेंगे हम लोग। 1700 में कितने ओड डेज होते हैं हमको ये काउंट करना है। तो 1600 में हमारे होते हैं 0 और 100 में होते हैं हमारे 5। तो टोटल 1700 में हमारे कितने हो गए? 5 ओड डेज हो गए। ठीक है, अब हम लोगों को क्या लेना है, हम लोग लेंगे 77 वाला। 77 में भी देखना पड़ेगा कि 77 ईयर्स में कितने ओड डेज होंगे। तो 77 ईयर्स को पूरा ना लेते हुए हम लोग सिर्फ 76 ईयर लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई 77 ईयर, जो लास्ट वाला 77 ईयर होगा उसमें तो सिर्फ हम लोगों को 17 में तक ही लिया गया है। तो हम लोग सिर्फ 76 वाला पूरा लेंगे और 17 वाला जो लास्ट वाला आपका साल होगा उसको हम लोग 17 मई तक ही लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 76 को हमने 4 से डिवाइड किया और क्या आया? 19 आया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर लीप ईयर निकाला है। 4 को डिवाइड करके हम लोगों ने लीप ईयर निकाला है। और 76 प्लस अगर 19 करते हैं तो 19 आप लोगों का निकल आता है। ठीक है, 95 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है? 4। यानी कि 76 ईयर में 4 लीप ईयर होते हैं। ठीक, तो क्या होगा, ये आप लोगों का निकल गया है। इधर आप लोगों का 5 निकला था और इधर निकला था आप लोगों का 4। ओके, तो यहाँ पर 5 + 4 क्या हो गया? आप लोगों का 9 हो गया। ठीक, अब हम लोगों को क्या निकालना है? जो हम लोगों ने 17 मई वाला जो साल है, जो लास्ट साल है, उसको नहीं देखा था तो उसका भी लीप ईयर उसका भी निकाल लेते हैं। ऑड डेज कितने होते हैं उसमें, तो उसमें कितने होते हैं? पहले हम लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक,
जनवरी में ये डाटा मैंने आप लोगों को बोला था और मैंने ये भी कहा था कि इसको लर्न कर लेना क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम। ये वाला डाटा आपका बहुत हेल्पफुल माना जाएगा। ठीक, तो आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मुझे याद है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। ठीक, तो नहीं याद है तो कर लेना, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चंस नहीं होंगे। एग्जाम में आप लोग निकालने नहीं बैठोगे कि कितने ईयर्स में कौन से महीने में कितने ऑड डेज होते हैं। ठीक, तो जनवरी में 3 होते हैं, फेब्रवरी में 0। ठीक, फेब्रवरी कौन सा वाला लिया है हम लोगों ने? लीप ईयर वाला नहीं लिया है, ऑर्डिनरी ईयर वाला लिया है। ठीक, और फिर हमारा जनवरी फरवरी मार्च में हमारे 3 होते हैं, अप्रैल में हमारे 2 होते हैं, मई में हमारे हमको 17 ही तारीख तक लेना है। पूरा अगर महीना लेते तो हम लोग पूरा वाला देखते कि भाई पूरे महीने में कितने ऑड डेज आ रहे, पर हम लोगों को सिर्फ 17 वाला देखना है। ठीक है, तो 17 तारीख तक देखना है। तो हम लोग इन सभी को प्लस करेंगे, सम करके इसका क्या आने वाला है? 25 आने वाला है। ठीक है, इन सबका सम 25 आएगा। फिर 25 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम लोगों को ऑड डे निकालना है। ऑड डे कैसे निकालते हैं? पूरे दिन को प्लस करके 7 से डिवाइड करते हैं। तो क्या आएगा आपका आंसर? आपका आंसर आएगा 4। ठीक, 4। तो उधर 5 निकाला था हमने, 1700 ईयर्स में 5 निकाला था। ठीक, फिर उसके बाद हम लोगों ने 76 ईयर में वापस से 4 निकाला था। और अब हम लोगों ने जब मंथ को काउंट किया, फिर अगेन हमारा 4 निकला। तो क्या होता है आप लोगों का? आप लोगों का आता है आंसर, कितना आएगा? ये 8 और ये 5, 13। ठीक, तो 13 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 7 इज इक्वल्स टू 6। यानी कि टोटल आपके क्या, जो 6th ऑड डे है, और ये 6th जो है, 6th किसको बोलते हैं? 6th किसका कोड है? 6th आप लोगों का कोड है सैटरडे का। ठीक, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाता है? सैटरडे। सेकंड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? एक और बताती हूँ। ये 5 कहाँ से लिया है? जब हम लोगों ने 1700 ईयर्स में से ऑड डे निकाले थे, तब हमारा क्या आया था? 5 ऑड डेज निकला था। फिर ये 4 कहाँ से आया? 4 हमने जब 76 ईयर्स को हम लोगों ने देखा था कि उसमें भाई पहले तो लीप ईयर निकाला था हमने 4 से डिवाइड करके, फिर 17 को 19 से प्लस किया था, जो कि 19 हमारा लीप ईयर निकला था। फिर इसका आंसर क्या आया था? 95 आया था। फिर 95 को हम लोगों ने 7 से डिवाइड किया था, तब हम लोगों का 4 ऑड डेज निकले थे। तो ये वाला 4 वहां से आया है। फिर ये वाला जो 4 है वो कहाँ से आया है? हम लोगों का जो लास्ट वाला महीना था, लास्ट वाला साल था 77 वाला, उसमें से हम लोगों ने देखा कि कितने ऑड डेज होते हैं। फिर उसको हम लोगों ने काउंट किया, सम किया सभी महीनों का, और उसको 7 से डिवाइड करके हम लोगों ने इसका भी ऑड डेज निकाला। फिर इन सभी को सम करके 13 आया। फिर 13 को हमने 7 से डिवाइड किया, फिर हमारा 6 आंसर आ गया। यानी कि 6th वाला जो होगा दिन, वो आप लोगों का कहलाएगा कौन से दिन का? 17 में 1777 का। ठीक, तो हमारा 6th किसका कोड होता है? सैटरडे का कोड होता है। यानी कि सैटरडे था किस दिन? 17 मई 1777 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। होप ये आपको समझ में, ये थोड़ा ट्रिकी था, मुझे समझाते आया है कि नहीं, मुझे समझाते आया है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करी है, बेस्ट ट्राई दिया है। आप भी कोशिश करिएगा, अगर नहीं आता है तो एक और बार रिकेप कीजिएगा और इसे देखने की कोशिश करिएगा, या फिर समझने की। अगर अदरवाइज आप लोग एक और काम कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके वाले क्वेश्चन का गूगल पे आप देखिएगा, गूगल पे डाल दूंगे तो इसका सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन से लिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने हमारे थ्योरी क्लास के एग्जांपल्स में भी लिए थे कुछ, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है। लास्ट टाइम इस क्वेश्चन में बहुत सारे, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को कंफ्यूजन था कि भाई क्या आएगा, राइट आंसर क्या आएगा। इवन काफी सारे बच्चों ने आंसर की को चैलेंज भी किया था। ठीक, तो चलो इसका राइट आंसर देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। देखो, P, Q, R, S and T and U are the 6 members of family in which there are 2 married couples। 6 मेंबर्स है फैमिली के, कौन कौन से? P, Q, R, S, T और U, जिसमें से 2 मैरिड कपल्स है। 2 मैरिड कपल्स यानी कि एक जोड़ा अलग और दूसरा जोड़ा अलग, यानी कि हस्बैंड वाइफ एक हस्बैंड वाइफ है और दूसरा कपल भी है एक हस्बैंड वाइफ का। ठीक है, ये है। तो क्या उसमें क्या गिवन है आगे? टी अ डॉक्टर, टी एक डॉक्टर है, इज ए मैरिड टू ए टीचर हु इज अ मदर ऑफ आर एंड यू। ठीक, यहाँ पर मदर दिया है, या फिर जो मदर दिया है यानी जो टीचर है वो फीमेल है, और फीमेल मेल के साथ शादी करेगी, ऑब्वियस सी बात है। यानी डॉक्टर आप लोगों का मेल हो गया है, तो मेल के लिए हम लोग सर्कल का यूज करते हैं और फीमेल के लिए हम लोग स्क्वायर का यूज करते हैं। ठीक, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक, तो ये वाला जो आप लोगों का मेल है वो डॉक्टर है, जो टी है वो आपका डॉक्टर है, और जो आप लोगों की फीमेल है वो क्या है? टीचर है, और वो मदर भी है। यानी किसकी मदर होगी? ये आर और यू की मदर है। ठीक, आर और यू की मदर है। ओके, ये आर और यू की मदर है, और ये उनके फादर हुए। ठीक,
टी इनके फादर हुए। फिर क्या गिवन है, क्यू इज द लॉयर, लॉयर इज मैरिड टू पी। जो क्यू है वो एक लॉयर है और उन्होंने किसके साथ शादी करी, पी के साथ। पी कौन है, पी हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन। जो पी है उनको एक लड़का है और एक पोता है, यानी कि इसके ऊपर बना सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं क्योंकि दो मैरिड कपल है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्यू बनाया, ठीक है। क्यू ने पी के साथ शादी करी हुई है। एक सेकेंड वेट अ मिनट। हम लोगों ने यहाँ क्यू बनाया जो कि मेल है, इन्होंने पी के साथ, सॉरी ये हम लोगों को गिवन नहीं है, जेंडर गिवन नहीं है कि क्यू का जेंडर क्या है और पी का जेंडर क्या है, ये अभी तक हम लोगों को इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। शायद गिवन है, पी हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन ऑफ द टू मैरिड लेडीज, वन इज अ हाउस वाइफ। ठीक है, ये गिवन है। जो पी है वो हाउस वाइफ है, ठीक। तो जो क्यू है हमारा मेल हो गया और जो हमारी पी है वो हमारी फीमेल हो गई, जो कि एक हाउस वाइफ है। इनका एक बेटा है और उनका एक पोता है, ठीक है। और ये जो पी है ये साफ साफ गिवन है, ये पी वो ही है जो दो मैरिड कपल्स दिए थे, उसमें से जो सेकंड वाली लेडी है वो वाली लेडी जो है वो पी है। पहली वाली तो हो गई जो कि कौन थी, मदर थी किसकी, आर और यू की। तो जो सेकंड वाली हुई आप लोगों की वो कौन हुई, जो सेकंड वाली होती है आप लोगों की पी होती है, जो कि एक हाउस वाइफ है, ठीक। आगे क्वेश्चन पढ़ते क्या है, देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल पायलट, there is also one student and male pilot in the family. Which of the following is true about the grandson of the family? तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है और एक मेल पायलट है फैमिली में, ठीक। तो अब भाई ये तो लॉयर हो गया है, ये तो डॉक्टर हो गया है। बचे कौन, ये दो बचे, ये तो हाउस वाइफ है गिवन है, ये तो टीचर है ये भी गिवन है। तो यही दो बचे पूरी फैमिली में। तो इन फैमिली में से एक क्या होगा, एक तो स्टूडेंट होगा और एक कौन होगा, एक मेल पायलट होगा, ठीक। तो इसमें से क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंडसन ऑफ द फैमिली। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा, ये जो गिवन है ऑप्शन, इसमें से कौन सा सही है कि जो ग्रैंडसन है फैमिली का वो क्या हो सकता है, ये पूछा गया है। तो बहुत सिंपल है, ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है कि जो मेल है, मेल पायलट है, तो मेल तो ऑब्वियस सी बात है, जो ग्रैंडसन होगा वही मेल। क्योंकि देखो आपके पास दो ही केस बचे, सिर्फ दो ही लोग हैं आप लोगों के पास, एक है, एक लड़की की बने और एक लड़का की बने, ठीक। जरूरी है कि ये लड़का और लड़की हो। क्यों जरूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रैंडसन है पी का एक ग्रैंडसन है मात्र। तो दूसरे वाला क्या होगा, दूसरी वाली तो ऑब्वियस सी बात है कि लड़की होगी, तो ग्रैंड डॉटर होगी। तो जो ग्रैंड डॉटर होगी वो स्टूडेंट होगी और जो ग्रैंडसन होगा वो पायलट होगा। वो पायलट क्यों होगा, क्योंकि वो मेल है और क्वेश्चन में गिवन है कि जो वो मेल है वो पायलट होगा। तो जो फीमेल है वो स्टूडेंट हुई और जो मेल है वो क्या हुआ, मेल पायलट हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। अगर समझ नहीं आता है तो वापस देखने की कोशिश करो, मैंने बेस्ट दिया है इसमें भी समझाने का, ठीक। एक बार शॉर्ट में बता दूं, वापस से बता देती हूँ क्या गिवन था हमको क्वेश्चन में। हम लोगों को 6 मेंबर्स थे फैमिली के, ठीक। उसमें से 2 कपल्स थे मैरिड, ठीक है। फिर उसमें जो टी है वो था डॉक्टर, जिसकी शादी हुई थी एक मदर, मतलब एक फीमेल से, जो कि मदर थी किसकी, आर और यू की, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन दिया था, एक क्यू था, लॉयर था, उसकी शादी हुई थी पी से। पी एक हाउस वाइफ है और जो पी है उसका एक बेटा और एक पोता है, ठीक। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्टूडेंट है और एक मेल पायलट है, ठीक। तो जो स्टूडेंट है वो क्यों हमने बोला कि वो आप उनकी जो पी है ग्रैंड डॉटर ही होगी, क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि जो पी है उसका सिर्फ एक ही ग्रैंडसन है और जो कि मेल पायलट है। क्यों पायलट है, क्योंकि मेल ही पायलट गिवन है कि मेल पायलट है, यानी कि भाई जो लड़का है वो ही पायलट होगा, ऑब्वियस ही बात है। और जो पोता है वो एक ही है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आएगा वो पायलट आएगा, कि जो ग्रैंडसन है वो हमारा क्या है, पायलट। और जो फीमेल, जो कि उनकी ग्रैंड डॉटर थी, वो कौन हो जाएगी, स्टूडेंट हो जाएगी, ठीक। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप लोगों का एक और क्वेश्चन आया है, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ पर दिया है द वाइस प्रेसिडेंट, ओके। सो ये वाला भी आपको पता है कहीं कहाँ, मतलब किस क्वेश्चन से आया होगा क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को थोड़ा कृपा कीजिएगा कि थोड़ा पढ़ सको, क्योंकि देख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत देखने को मिले थे जीडी के पेपर में। और ऐसा मत सोचिए कि भाई जनरल नॉलेज छोड़ के जाते हैं। देख लो भाई, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी तक मेरे ख्याल से तो तीन क्वेश्चन तो आ ही गए होंगे अभी तक, 2 से 3 क्वेश्चन, यानी 2 से 3 नहीं आने कि आपके 8 से 12 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आए थे। शायद अभी और देखते हैं आगे कितने आते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। अभी फिलहाल हम लोगों ने 2 से 3 ही देखे, तो कोशिश कीजिए जनरल नॉलेज पढ़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को कहाँ से गिवन है, ये आप लोगों का एज वाला जो क्वेश्चन है, एज प्रॉब्लम्स, उसमें से गिवन है। इसमें क्या गिवन है, चलो देखते हैं। 20 years ago a man was 3 times as old as his son। जो 20 साल पहले जो मैन की जो एज थी वो क्या थी, उसके बेटे की 3 गुना थी। ठीक है, नाउ द मैन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ही सन, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मैन एंड ही सन क्या होगी। ठीक है, तो क्या है कि 20 साल पहले जो मेन था उसकी जो एज थी वो उसके बेटे की एज की 3 गुना थी। अब जब प्रेजेंट का टाइम है तब उसकी एज क्या है, उसके बेटे की ट्वाइस, उस बेटे की एज की ट्वाइस उसकी प्रेजेंट एज है। ठीक है, सपोज करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग सपोज क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे कि जो मेन है उसकी एज एक्स है और जो सन है उसकी एज वाई है। ठीक है, और जो प्रेजेंट एज है वो आप लोगों की क्या गिवन है, जो प्रेजेंट एज है वो आप लोगों की गिवन है। जो आप लोगों की जो मेन की एज है वो क्या होगी, ट्वाइस होगी उसके सन की एज की। ठीक है, ये निकालना है आप लोग को। ठीक, ये निकालना है और फिर दोनों का सम करना है, फिर उसके बाद हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, जो मेन है वो आपको पता है क्या है, 20 साल पहले क्या होगा, वो x माइनस 20 होगा। ठीक, और ये जो आपका सन है वो क्या होगा, ये भी y माइनस 20 होगा। ठीक, y माइनस 20 गिवन होगा। ठीक, लेकिन हम लोग 3 लेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोगों की जो मेन की एज है वो 3 गुना है उसके बेटे की एज की, तो हमने बोला यहाँ पर 3 रखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इक्वेट करके, तो हम लोगों का आंसर आएगा y इज इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से आप लोगों का y इज इक्वल्स टू 40 निकल जाएगा। जब आपको y इज इक्वल्स टू 40 आ जाएगा तब आप लोग ये वाली जो इक्वेशन थी आपकी x इक्वल्स टू 2y, यहाँ पर क्या रख देंगे, 2 इंटू 40 रख दोगे, तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 80। ठीक, और x की वैल्यू आ गई 80, y की आ गई 40। ठीक, तो क्या करना है, तो आप लोगों को जो आप दोनों का सम करना है, तो x प्लस वाई करेंगे। x हम लोगों का कितना निकला था, x हमारा 80 निकला था और y हमारा क्या निकला था, हमारा 40 निकला था। तो 80 प्लस 40 क्या आ जाएगा, 120, यानी आपका करेक्ट आंसर होगा 120। बस कुछ नहीं करना, इक्वेशन बनाना, इक्वेशन को सॉल्व करना है, y की वैल्यू निकल जाएगी। फिर y की वैल्यू को जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज क्या थी हमारी, जो बेटे की एज है उसका ट्वाइस होगी मेन की एज। ठीक है, तो बस वो इक्वेशन थी x इक्वल्स टू 2y। तो हम लोगों ने जो y की वैल्यू निकली थी हमारी 40, उसको वहां पर रख दी और वहां से हमारी x की वैल्यू निकल गई। x और y दोनों आ गए, दोनों को प्लस कर दिया तो हमारी 120 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन गिवन है, अबा इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स ब्रदर अंकित, चारू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर, चारू शुड कॉल अबा इज, कुछ नहीं गिवन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अगेन देखो फटाफट क्या होता है इसमें, इसमें क्या होगा, अबा इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स ब्रदर अंकित, जो अबा है वो किसकी बेटी है, जो मेरी मम्मी है उनके भाई की बेटी है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो अबा है वो मेरी मम्मी के भाई की बेटी है। ठीक, तो मेरी मम्मी, ठीक, उनका भाई अंकित, उनकी बेटी अभा। ठीक, और क्या, चारू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर, जो चारू है वो ग्रैंड डॉटर है किसकी, मेरी मम्मी की, तो यानी मेरी जो बेटी होगी वही उनकी ग्रैंड डॉटर होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये मैं हूँ, ठीक है, मान लो मैं अपने आप को लिख देती हूँ, मी लिख देती हूँ। ठीक है, और जो मेरी बेटी होगी चारू, वो ग्रैंड डॉटर होगी किसकी, मेरी मम्मी की। ठीक है, यही गिवन है क्वेश्चन में, कुछ नहीं। और क्या बोलते, चारू शुड कॉल अबा इज, चारू अबा को क्या बोलेगी। तो देखो भाई, मेरे मामा की लड़की तो मेरी कजिन हो गई, तो जो मेरी जो बेटी होगी वो उसकी क्या लगेगी, अबा की क्या लगेगी, ऑब्वियस सी बात है मौसी लगेगी, मौसी यानी आंटी लगेगी, तो आंसर आपका आएगा आंट। अगेन एक और बार समझाने की कोशिश करती हूँ, क्या बोला है, जो मेरी मम्मी है उनका भाई है, उनकी जो बेटी है, ठीक है, उसका रिलेशन जो मेरी बेटी है उससे क्या होगा, क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है मेरे मामा की लड़की जो मेरी बेटी है उनको क्या बोलेगी, मौसी बोलेगी, मौसी यानी आंटी बोलेगी, तो वही गिवन है और कुछ भी नहीं है। ठीक, तो ये वाला भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर स्टिल डाउट है तो प्लीज एक और बार कोशिश कीजिएगा, रिकेप कीजिएगा और देखने की और समझने की कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हु इज ऑथर ग्रेट सॉल महात्मा गांधी एंड ही इज स्ट्रगल विद इंडिया। तो आंसर है आपका जोसेफ लेलीवेट। ओके, ये करेक्ट आंसर है आप लोगों का 3rd नंबर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, चलो फटाफट, विच वेदा कंटेन्स गायत्री मंत्र। भाई ये तो आप अगर अभी ही पढ़ लो ना तो ही बेटर है, क्योंकि जब आप ये कोर्स करने आओगे ना तब आप लोगों को फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में यही पढ़ने को मिलना है, और ऐसा इतना पढ़ने को मिलता है ना कि भाई ऋग, ये दिमाग में ना यही घूमता रहता है, ऋग वेदा, सामा वेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, यही घूमेगा। इस आप लोगों को जो इवोल्यूशन के जो एजुकेशन के सब्जेक्ट्स रहते हैं ना उसमें आप लोगों को दोनों सेमेस्टर में ये चीज पढ़नी पड़ेगी। फर्स्ट सेमेस्टर में दूसरे सब्जेक्ट में पढ़नी पड़ेगी और दूसरे सेमेस्टर में दूसरे अलग सब्जेक्ट में पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका होगा ऋग्वेदा। मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता भी होगा, बट स्टिल
जिनको नहीं पता है थोड़ी सी वेदास के बारे में नॉलेज ले लो, आप लोग लेना पड़ेगा क्योंकि आया था भाई, वेदास से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम, तो थोड़ी सी नॉलेज इस बारे में आप लोग ले लीजिए। आपकी जो नॉलेज है वो वेस्ट नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पर भी आप लोगों को पढ़ना ही है वेदास वाक्य के बारे में और डीप में पढ़ना है हर एक चीज को, ठीक। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन गिवन है एक और, a person travels to 45 kilometer in 6 hours in 2 stages. In first part of the journey, he travels by bus at the speed of 14 kilometer per hour. In the second part of journey, he travels by train at the speed of 15 kilometer per hour. How much distance does he travel by train? देखो एक पर्सन ने ना, उसकी एक जर्नी है जो 245 किलोमीटर की, उसने दो भागों में डिवाइड करी है। एक वो गया था ट्रेन से और जो दूसरा गया था वो गया था बस से, ठीक है। तो जो ट्रेन से गया था वो किसकी स्पीड से गया था, 40 किलोमीटर पर आवर की, और जब वो ट्रेन से गया था वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया था। और जब ये जो ट्रेवल था दोनों का कंबाइन 245 किलोमीटर, ये इसने 6 घंटे में ट्रेवल किया था, ठीक। तो हम लोगों को क्या क्या निकालना है कि उसने जो हाउ मच डिस्टेंस डज ही ट्रेवल बाय ट्रेन, हम लोगों को पता करना है कि उसने ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। बहुत ईजी है, चलो देखते हैं क्या है इसका आंसर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो टोटल डिस्टेंस है जो D1 प्लस D2 करेंगे हमारा, वो कितना है, हमारा है 245 किलोमीटर, जो कि उसने 6 घंटे में पूरा कंप्लीट किया था, ठीक। तो D1 क्या निकलेगा आपका, D1 इज इक्वल्स टू 245 माइनस D2। ऑब्वियस सी बात है, D1 क्या निकलेगा, ये निकलेगा 245 माइनस D2, क्योंकि इतना जो टोटल है, टोटल में से कभी D2 माइनस कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा D1 निकल जाएगा, ठीक। तो ये वाली प्रोसेस थी हमने करी। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, हम लोग लगाएंगे, हम लोगों को टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है हमारा, D1 है, स्पीड सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा होता है इज इक्वल्स टू टाइम। तो हमारा टाइम क्या है, D1 है, जो कि D1 इसने कितने मतलब कितने स्पीड से ट्रेवल करी थी, 40 मिनट से, और D2 कितने से करी थी, 50 से, ठीक। तो टोटल क्या आया था, 6 आवर्स में उसने अपनी पूरी जो भी जर्नी थी वो कंप्लीट कर ली थी। इसका फिर हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारा 200 एलसीएम निकलेगा, और फिर उसके बाद में 5D1 प्लस 4D2। ये कैसे आया है भाई, ये तो बेसिक नॉलेज है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। हम लोगों ने जब एलसीएम लेते हैं तब ऐसा क्वेश्चन को इस प्रकार से ही सॉल्व करते हैं और ऐसा ही सॉल्व होता है, ठीक। फिर इसके बाद हमारा ये वाली जो इक्वेशन बन चुकी है हमारी, फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये जो है ये इसको यहाँ ले जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 1200 के बाद क्या होगा कि फिर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने याद है आप लोगों को कि हमने पहले इक्वेशन बनाई थी, D1 इज इक्वल्स टू 245 माइनस D2। तो D1 की जगह पे हम लोग ये वाली इक्वेशन पुट कर देंगे 245 माइनस D2, ठीक है। ये वाली इक्वेशन पुट कर रहे हैं D1 की, हमारी इक्वेशन लास्ट टाइम कहाँ खत्म हुई थी, 5D1 प्लस 4D2 इज इक्वल्स टू 1200। यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या हुई थी, खत्म हुई थी। तो हम लोग जो D1 है आप लोगों का, उसकी जगह पे हम लोग कौन सी इक्वेशन कौन सा रखने वाले हैं, जो हम लोगों ने निकाला था ना, D1 इज इक्वल्स टू 245 माइनस D2, ठीक है। तो ये वाले की जगह पे हम लोग वो चीज रखने वाले हैं, वो चीज रखेंगे, और जब फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का D2 निकल के आ जाएगा 25। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 25 होगा, ठीक। तो कुछ नहीं किया है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं किया है। मैं बताती हूँ एक बार सिंपल वे में इजीली बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या किया है। सबसे पहले तो हमने देखा कि जो D1 प्लस D2 वो टोटल कितना डिस्टेंस होता है, हमारे टोटल डिस्टेंस होता है 245, ठीक है। 245 होता है, तो 245 में हमने क्या किया है कि हम लोगों ने सबसे पहले तो अलग अलग देखा। D1 हम लोगों ने देखा, D1 हम लोगों को, हाँ हम लोग को ट्रेन का निकालना है, तो ट्रेन का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस का लेंगे। तो D1 इक्वल्स टू 245 माइनस D2, तो ऑटोमेटिकली हमारा D1 निकल जाएगा। जब पूरा टोटल डिस्टेंस है उसमें से अगर हम लोग बस का ही माइनस कर देंगे तो हमारा ट्रेन का निकल जाएगा। वैसे हमने क्या किया, हमने बस का निकालने के लिए हमारा जो टोटल था उसमें से हमने ट्रेन का माइनस कर दिया, तो हमारा बस का निकल गया। तो D1 की जगह पे हम लोग हमने जो 245 माइनस D2 किया है, वो वाला जो हमारा जो तैयार हुआ है, जो हमारी इक्वेशन तैयार हुई है, उसको हम लोगों को उस इक्वेशन में रखनी है। किस इक्वेशन में, जब हमने निकाला था ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड और उसको सॉल्व किया था, उस टाइम पे हम लोगों ने क्या किया था, फिर जब आप लोगों का बचता है 5D1 प्लस 4D2, तो जो 5D1 है उसकी जगह हम लोग कौन सी वाली इक्वेशन रख रहे हैं, हमारी 245 माइनस D2। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों की जो D2 की वैल्यू क्या आएगी, 25। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 25। अगेन अगर नहीं समझ में आया तो वापस से जाओ और देखो, मैं इतने अच्छे से और नहीं समझा सकती, ठीक है।
तो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को क्या है, ए बी सी कैन कंप्लीट वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली. दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर इट्स कंप्लीशन. बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट. इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड. देखो ए बी सी ने साथ में वर्क चालू किया था और खत्म किया है 10, 12 एंड 15 दिन में. ठीक है, पर क्या हुआ था, जो ए है उसने काम खत्म होने से पहले ही 4 दिन पहले काम छोड़ दिया था. जो बी है उसने ए के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया था. और जो हमारा सी है वो बेचारा आखिरी तक लगा रहा. तो हम लोगों को बताना है कि पूरा वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है. ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे. क्या एज्यूम करने वाले हैं हम लोग ये एज्यूम करने वाले हैं कि जो वर्क है वो एक्स दिनों में कंप्लीट हुआ था. ठीक, वर्क हमारा एक्स दिन में कंप्लीट हुआ था. फिर उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को ये करना है कि जो ए है उसने कब छोड़ा, उसने छोड़ा था x-4 यानी कि कंप्लीट होने के 4 दिन पहले. जो बी था उसने कब छोड़ा था, जो एक्स है जो ए है उसने जो 4 दिन बाद छोड़ा, 4 दिन पहले छोड़ा था. तो जो हमारा जो बी है उसने कब छोड़ा, उसने ए के 2 दिन बाद छोड़ा. तो क्या होगा, इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो होगी एक्स ने कब छोड़ा, मतलब बी ने कब छोड़ा. तो बी ने हमारा इस दिन छोड़ा था 4-2 इस दिन. तो ये इक्वेशन क्या बनेगी आपकी बी की, ये बनेगी हमारी बनने वाली है x-2. ठीक, हमारी बनेगी x-2 ही बन रही है. हाँ, x-2 ही बन रही है. और जो मेरा सी था तो वो तो आखिरी तक बना ही रहा भाई. उसका तो बेचारा पता नहीं कैसा ऑनेस्ट बच्चा था, कितना ईमानदार बच्चा था कि आखिरी तक काम करता रहा. फिर इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद ये होगा कि जो आपका x-4 था वो क्या था, वो था 1/10 जो आपका a था. फिर हमारा जो b था वो था x-2 और 1/12. फिर प्लस जो c था वो हम c आखिरी तक काम करते रहा था. तो c का क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ c का आएगा हमारा x/50. ठीक, x/15 इज इक्वल्स टू 1. ठीक, ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई है. आप जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो वैसे आप लोगों का आंसर आ जाएगा. ठीक, x का क्या, x का जैसे ही इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना वैसे आपका क्या आएगा, x इक्वल्स टू 94/15. ठीक, ये 15 है भाई. और इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लोग करोगे तो आपका आएगा 6/4-15. ठीक, एक और बताओ, शॉर्ट में बता देती हूँ. जो इक्वेशन गिवन है, जो इक्वेशन हम लोगों ने बनाई है, क्या बनाई है, ये बनाई है. ये वाली जो इक्वेशन है हम लोगों ने ये फॉर्म करी है. ठीक, तो x/15 इज इक्वल्स टू 1. ये 15 है भाई, ये 8 दिख रहा है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक, इज इक्वल्स टू 1. ओके, तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों की क्या बन जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6/4-15. ओके, सो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है. और कुछ क्वेश्चन और बचे, फटाफट देख लेते हैं क्या है. इसका जो आपका आंसर आएगा ये आपका आएगा थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर है. थर्ड आपका करेक्ट आंसर है. चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, हमने सारे ही पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए. कुछ क्वेश्चन से, कुछ न्यूमेरिकल से जो स्टिल हम लोगों ने अभी तक सॉल्व नहीं करे. वो क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि देखो अगर मैं उसको सॉल्व करने गई तो बहुत लंबी प्रोसेस जाएगी. इतनी लंबी प्रोसेस जाएगी कि हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे उस चीज को. मैं नहीं कर, आप लोग कर सकते हो, मैं नहीं कर पाऊंगी. क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि मैं किस वे में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ. मुझे प्रॉपर से लिखते भी नहीं आता है, वो तो आप लोगों को जो समझ जाते हो अगर मैं बोलती हूँ तो उस चीज को आप समझने की कोशिश करो. इतनी सी जगह में मैं आप लोगों को पूरा जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व नहीं करा सकती. इसके लिए आप लोगों को शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसमें आप लोगों को करना क्या है. तो आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा. और फिर भी नहीं समझ में आता तो गूगल आप लोगों के पास है, क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे हैं, स्क्रीनशॉट लो, गूगल लेंस में जाओ, अपलोड करो, सोल्यूशन मिल जाएगा. ठीक, तो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है. आप लोगों को इसका इंटरेस्ट निकालना है वाले क्वेश्चन का. जो आप लोगों को फॉर्मूला है वो तो हमारी थ्योरी क्लास में आप लोगों को बता दिया था हम लोगों ने. बस उसी के हेल्प से आप लोगों का निकल जाएगा. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन वैसा हो जाएगा. फिर ये वाला जो है परसेंटेज वाला, ये वाला भी आप लोगों को कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत ईजी है. अगर आप करने बैठोगे तो बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ी प्रोसेस है, लंबी जाएगी. इसके लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं कराया है. यही रीजन है कि मैंने इसको यहाँ सॉल्व नहीं कराया है, क्योंकि मिटाऊंगी फिर लिखूंगी, मिटाऊंगी तो वो जो आगे की प्रोसेस है आप वही भूल जाओगे भाई. इतना लंबा ये वाला जो क्वेश्चन है वो जाएगा. ठीक, इसके लिए क्वेश्चन बता रही हूँ, आप खुद कोशिश कीजिएगा इसे सॉल्व करने की. या फिर गूगल है, यूट्यूब है, वहां से हेल्प लीजिएगा. ठीक, फिर उसके बाद सेकंड वाला और ये वाला भी. ठीक, ये वाला भी खुद से सॉल्व कर लीजिएगा. फटाफट मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये तो हमारा हो गया है, ये हमारा हो चुका है. ठीक,
ये वाला जो है ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक, इसका आंसर हम लोगों का क्या निकला था, पता होना चाहिए भाई, अभी तो निकाला था 25। ठीक, ये वाला भी हो गया है। हो ही गए हैं, क्या ही बचा है, कुछ नहीं बचा है, बस एमसीक्यूज बचे, दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन और बचे, फटाफट कर लेते हैं और फिर हमारा ये जो क्लास है वो यहीं खत्म होने वाला है। आप लोगों ने देखा कितना फटाफट हम लोगों ने हमारा जो पीवाईक्यू फटाफट निपटा लिया है, बस आप लोगों को समझ आना चाहिए, बाकी बाकी तो ठीक ही है जो है। ठीक, चलो, ये आप लोगों के पास शायद मैंने देखा था सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी शायद क्वेश्चन था, जो कि मुझे नहीं दिखा, बट आप लोग देख लीजिएगा, मैं स्क्रॉल डाउन तो कर रही हूँ सारे क्वेश्चंस, थोड़ा स्लो कर लेती हूँ ताकि आप लोग देख सको अच्छे से। ठीक, ये वाला भी करवा दिया, ऑलमोस्ट तो मैंने सभी करवा दिए, बताए आप लोगों को सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस बचे हैं, वो भी इसके लिए नहीं करवाए क्योंकि उसकी प्रोसेस लंबी जाने वाली है। ठीक, तो फटाफट एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। हमारी क्या है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, चलो स्टार्ट। चलो एमसीक्यूज प्रैक्टिस में आ गए हैं, कुछ ही क्वेश्चन लिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफी बड़ा बन चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है हम लोगों का, द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर आर 156 एंड 46.8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ बी सी 19.5 सेंटीमीटर गिवन है और जो क्यू आर है वो एक्स दिया है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। सोल्यूशन जस्ट बाजू में है, बस ये बता दूं कि कैसे सॉल्व करना है, बाकी सॉल्व आप लोगों को करना है, कुछ नहीं करना है। आप लोगों को जो एबीसी ट्राइंगल है और जो पी क्यू आर है उन दोनों को, और उनका जो बेस गिवन है बीसी और क्यू आर, उन लोगों को आप लोगों को क्या करना है, डिवाइड में रखना है, इक्वेट करना है, इक्वेट करके कुछ नहीं करना है, ऐसी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। ऐसी इक्वेशन तैयार होगी तो सारी वैल्यू को एक साइड ले जाइएगा और एक्स को एक साइड ले जाइएगा। जैसे सारी वैल्यू को आप लोग एक साइड कर देते हो और एक्स को एक साइड कर देते हो तो ऑटोमेटिकली एक्स की वैल्यू निकल जाती है। ये तो बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, ये तो आप लोग यूं कर लोगे, मुझे भी पता है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ लगा चुके हो, तो भाई ये तो बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बस कंफ्यूज कर देते हैं, बस आप लोग को कंफ्यूज कर देंगे, बाकी ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट देना, उससे ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि आप लोगों के पास टाइम लिमिट रहेगी, ये चीज आप लोग भी जानते हो कि टाइम लिमिट है आप लोगों के पास। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना था, एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। आप लोगों को 2 ट्राइंगल गिवन थे, ठीक है, दोनों ट्राइंगल के पैरामीटर्स दिए थे, दोनों को डिवाइड में रखो। ठीक है, जो उनका बेस है बी सी और क्यू आर, उन लोगों को भी रखो, इक्वेट करो, इक्वेट करके जो एक्स है उसको साइड कर दो और बाकी सारी जितनी भी वैल्यूज है उसको साइड कर दो। बाकी सारी वैल्यूज को जैसे ही सॉल्व करोगे वैसे एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, जो आंसर निकलेगा आपका क्या निकलेगा, 5.85। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या है आप लोगों का, देखा गिवन है आप लोगों को, ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, ए सन इज जीज ब्रदर, हाउ इज बी रिलेट टू सी। ठीक है, ये आप लोगों को पूछा गया है, तो आप लोगों को ऑलरेडी सोल्यूशन गिवन है, जो सी और डी होंगे वो दोनों ही है वो ए के बच्चे हैं, मतलब एक ही लड़कियां हैं, और जो बी है वो सी के अंकल है। ये सॉल्यूशन आपको गिवन है, ट्री बनाने की कोशिश करो खुद से तो निकल आएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि क्या गिवन है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए इज ए सन ऑफ सी। ठीक है, तो जो ए है हमारा वो क्या है, सी का सन है, और जो सी और क्यू है वो सिस्टर्स है। ठीक, और जो जेड है वो क्यू की मम्मी है। ठीक है, जेड है वो क्यू की मम्मी है। क्या गिवन है, इफ पी इज द सन ऑफ जेड, जेड का जो बेटा है, जेड का बेटा है पी। ठीक, ये दोनों बहनें हैं जो कि गिवन है, क्यों बहनें क्यों है, क्योंकि जो क्यू है ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स। ठीक है, जेड मम्मी है क्यू की, और जो पी है वो भी जेड का बेटा है। तो क्या बताना है, ये वाला जो स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा करेक्ट है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये दोनों बहनें हैं, ये उनकी मम्मी है, मम्मी का एक और बेटा है पी, और ये जो है वो सी का बेटा है। ठीक है, तो चलो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है, क्यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ ए। नहीं भाई, कहाँ से, जो क्यू है वो ग्रैंडफादर थोड़ी ना होगा, वो तो एक फीमेल है, तो ग्रैंडफादर तो हो ही नहीं सकती, फीमेल है, और ऊपर से वो आंट है हमारी, क्यों, क्योंकि वो हमारी मम्मी की बहन है। ठीक, पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए। हाँ भाई, ये अंकल है, उसके मामा है, क्यों मामा है, उसकी मम्मी के भाई है। ठीक है, तो ये मैटरनल अंकल हुए, कौन, पी। ठीक है, तो ये वाला सेकंड वाला सही है। थर्ड और फोर्थ भी एक बार फिर भी रीड कर लेते हैं। पी इज द कजन ऑफ ए, कैसे हो सकता है, मामा जी है वो तो। जेड इज द ब्रदर ऑफ सी, जेड तो नानी है, कैसे ब्रदर, सी की ब्रदर हो सकती है, सी तो उनकी बेटी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये वाला भी हो गया सॉल्व। क्वेश्चन क्या गिवन है, पॉइंटिंग एट ए फोटो दिनेश सेड हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माय मदर, द फोटोग्राफ बिलोंग्स टू। दिनेश ने एक फोटो की तरफ देखते हुए कहा कि ये जो फोटो है इसमें जो व्यक्ति है उसके जो पापा है वो मेरी मम्मी है उनके इकलौते बेटे हैं। ठीक है, क्या कहा गया है, देखो जब ये बोल रहा है कि एकलौता बेटा है मम्मी का, तो भाई एकलौता बेटा है मम्मी का तो उसकी मम्मी है, तो वो बेटा तो वही हुआ ना। एक और आप बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिए क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ।
वो जो मम्मी है उनका एक ही एकलौता बेटा है, ठीक है, एक ही बेटा है। किसकी मम्मी है? दिनेश की मम्मी है। तो दिनेश की मम्मी का एक ही बेटा है, तो इट्सेल्फ दिनेश ही हुआ ना वो तो वो जो फोटो है वो किसकी होगी? दिनेश के बेटे की होगी, ठीक है। दिनेश के बेटे बेटे की फोटो हुई तो दिनेश ने क्या कहा कि इसके ये जो फोटोग्राफ है इसमें जो पर्सन है उसका उसके जो पापा है, इसके जो पापा है यानी कि खुद दिनेश है, ही इज ओनली सन ऑफ, वो एकलौते सन है उसकी मम्मी के। तो वो फोटो किसकी हुई? वो फोटो दिनेश के बेटे की हुई। और वो जो बात कर रहे थे वो कौन किसकी बात कर रहे थे? वो दिनेश के बेटे की बात कर रहे थे, क्योंकि वो जो फोटो थी दिनेश के बेटे की थी। और जो ओनली सन है वो ओनली सन कौन है? वो दिनेश खुद है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा डी, दिनेश के बेटे की फोटो थी। तभी तो देखो, एक और बार समझने की कोशिश करो, मुझे ऐसा लगा मैं प्रॉपर नहीं समझा पाई, एक और बार समझो। फोटो को देखते हुए दिनेश ने क्या कहा कि फोटो में जो व्यक्ति है उसके जो पापा है वो एकलौते बेटे हैं उसकी मम्मी के। जब मेरी मम्मी के उसने ऐसा कहा, इज ओनली सन ऑफ माई मदर, जब मेरी मम्मी का एकलौता बेटा है तो एकलौता बेटा तो मैं खुद ही हुआ ना, यानी कि जो फोटो थी वो मेरे बेटे की थी। तो मैंने देखते हुए कहा कि भाई ये जो फोटो है उसमें जो उसके पापा है वो कौन है? वो उसकी मम्मी के एकलौते बेटे हैं, उसके सॉरी मेरी मम्मी के एकलौते बेटे। तो मेरी मम्मी के एकलौते बेटे तो मैं ही हूँ। तो ये फोटो किसकी हुई? मेरे ही बेटे की हुई, ठीक है। तो आंसर आपका आएगा डी। ओके, तो यहीं पर आपके जो क्वेश्चन है वो सारे खत्म हो जाते हैं। वैसे हम लोगों ने, सच कहे तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए काफी सारे क्वेश्चंस लिए थे, बट ड्यूरेशन ज्यादा बड़ा हो जाता है, फिर हम लोगों को प्रॉब्लम होती है एडिटिंग में, अपलोड करने में। इसके लिए हमारा जो टाइम है वो आगे पीछे हो जाता है। इसके लिए हम लोगों ने वीडियो को छोटा बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत लेंथी थे उसको स्किप करने का सोचा और हम लोगों ने उसे स्किप कर दिया। बट डोंट वरी, वो जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर स्किप करे वो क्वेश्चंस मैं पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। डोंट वरी, इस बार जैसे वीडियो अपलोड होगा वैसे ही वो वाले क्वेश्चन है वो भी टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगी, उसकी टेंशन ना लो, ठीक। तो जो हम लोगों ने, वैसे तो हम लोगों ने सही में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े और ट्रिकी लिए थे और बहुत लेंथी भी लिए थे। बट हम लोगों ने सोचा कि भाई वीडियो भी बढ़ रहा है और भाई फिर बाद में एडिटिंग में भी प्रॉब्लम होती है और फिर उसके बाद में अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम होती है, एक्सपोर्ट में भी प्रॉब्लम होती है, काफी सारी चीजों में हम लोगों को वीडियो बनाने के बाद प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके लिए हम लोगों ने इसको छोटा बनाने के लिए तो वो सारी चीजें स्किप कर दिए और उस पीडीएफ को अब हम लोग कहाँ टेलीग्राम में हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। कुछ डाउट आता है उसमें तो भाई डाउट तो खैर आना नहीं चाहिए। अगर वो वही क्वेश्चंस का आप लोग स्क्रीनशॉट लेके कहीं पर भी अपलोड करते हो तो बहुत बेस्ट सोल्यूशन मिल जाता है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को टीचर समझा देते हैं। तो यही जो था हमारा जीटी का पोर्शन कंप्लीट होता है, हम लोगों की पूरी जीटी कंप्लीट हो चुकी है। बस क्या बचे? हमारे करंट अफेयर्स बचे हैं। तो करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, उसकी टेंशन ना लो, वहां से आप लोगों की वो कवर हो जाएंगे। बाकी हम लोगों ने एक एक टॉपिक जो भी पिछली साल कवर हुआ था उसका खत्म कर दिया है, ठीक है। ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, फिर कोडिंग डी कोडिंग हो गई, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा होगा। अभी मैंने आप लोगों को पीवाईक्यू करवाया ना, पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू में आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, जो चीज हम लोग करवा चुके हैं वही, जो चीज हम लोग थ्योरी में कवर करवा चुके हैं वही क्वेश्चंस आप लोगों के आए थे। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम लोगों ने वही क्वेश्चंस लिए हैं जिससे लास्ट टाइम आप लोगों के क्वेश्चंस बने थे, वही थ्योरी ली है जिससे लास्ट टाइम आप लोग क्वेश्चंस बने थे। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस थ्योरी की क्लासेस अटेंड करनी है। जो उस टाइम पे माना कि वो बेसिक क्लास थी, बहुत बेसिक नॉलेज थी, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल थी। अगर उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हो, छोटे छोटे हल्के फुल्के एग्जाम्पल्स को लगाते हो, फिर इस पे आते हो, तो अच्छे से आप लोगों का जीटी है वो कवर हो जाएगा। टेंशन वाली बात नहीं। आप लोग लेवल देख सकते हो, लास्ट टाइम थोड़ा टफ था, इसके लिए इस साल तो कंपटीशन भी ज्यादा है और एनटीए रेडी भी हो चुकी है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि दूसरी बार कंडक्ट हो रहा है। तो देख सकते हो, सोच सकते हो कि क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। इसके लिए अच्छे से कोशिश करो, डरो मत। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ना चाहते हुए भी बन जाएगी चीजें, ठीक है, पेपर में। कोई नहीं गाइस, बहुत कुछ जो भी होगा अच्छा होगा। कम समय बचा है, फटाफट हमारा जीटी भी कंप्लीट हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड भी कंप्लीट हो गया, और कुछ डिमांड है तो प्लीज लाइएगा, हम कोशिश करेंगे कि समय रहते पूरी कर सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।